राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। दोस्तों, बात कर रहे हैं एसोसिएशन 30,000 कोर्ट्स के बारे में। दरअसल जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी बार्स में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं इंक्लूडिंग हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, इलेक्शन एज पर दी ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट 19 अक्टूबर 2024 को होने निश्चित हुए हुए हैं। उसके लिए प्रॉपर ऑर्डर किया गया था 19 मार्च 2024 को। उस ऑर्डर के तहत बहुत सारी जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं उन्होंने अपने काम शुरू कर दिया है, इलेक्शन प्रोसेस को शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने 31 जुलाई तक तमाम लोगों के ड्यूज जिन्होंने भी क्लियर किए हैं वो ड्यूज क्लियर करा लिए। उन्होंने उनमें से ज्यादातर ने जो डिक्लेरेशन फॉर्म लेने थे एज पर द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट के 12 अपीयरेंस देनी है और फॉर्मेलिटीज करनी है, वो उन्होंने लेने शुरू कर दिए थे और 31 जुलाई तक कुछ बार्स में ले लिए भी गए हैं। एक सिर्फ कड़कड़डूमा शादरा बार एसोसिएशन में उन्होंने विद द अप्रूवल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने उस डेट को 8 तारीख तक बढ़ा दिया था डिक्लेरेशन के लिए, लेकिन वो भी क्लियर हो गया है, वहां तक उन्होंने भी कर दिया है। बात जो मैं कर रहा हूं, जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि दिल्ली बार एसोसिएशन ने अभी तक टिल आज 11 अगस्त 2024 हो गया है, आज तक डिक्लेरेशन के बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, कोई डिक्लेरेशन प्रोसेस शुरू नहीं किया है। कौन सी कमेटी बनाई गई है पर वो किसी मेंबर के नॉलेज में नहीं है। क्या इसके बारे में हो रहा है ये किसी की नॉलेज में नहीं है। कितने लोगों के ड्यूज आ गए हैं, कितने लोगों ने क्लियर कर दिए हैं, ये कहीं डिस्प्ले नहीं किया गया, किसी को बताया नहीं गया है, कहीं इसके बारे में कोई जानकारी मुहैया नहीं है। किसी भी बार के ऑफिस बेरर से आप बात करिए, वो आपको कुछ बताने को तैयार नहीं है। और चलिए, वो एक उनका निजी मुद्दा भी हो सकता है या निजी उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस चीज से डीबीए का हर मेंबर जुड़ा है और वो है इलेक्शन में वोटिंग का राइट मिलना। वोटिंग का राइट एज पर दी ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जो 19 मार्च 2024 को निकला था, उसमें ये था कि 31 जुलाई 2024 तक उनके ड्यूज क्लियर हो जाने चाहिए। उनकी डिक्लेरेशन में ये पता लग जाना चाहिए कि वो कौन सी बार में वोट करना चाहते हैं, इधर डीबीए में करेंगे, रोहिणी में करेंगे, साकेत में करेंगे, द्वारका में करेंगे या हाई कोर्ट में करेंगे। ये हर मेंबर का अपना निजी उसकी स्वतंत्रता है, थी, है भी, कि वो 31 जुलाई तक इस चीज को डिक्लेयर कर देगा। अगर इसके बाद कुछ होता है तो वो उसकी अगले साल के लिए मान्य होगी, अगले इलेक्शन के लिए मान्य होगी, इस साल के लिए, इस इलेक्शन के लिए जो 2024 में होने जा रहा है इसमें नहीं होगी। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था। क्या सोचकर डीबीए ने आज तक डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रोसेस शुरू नहीं किया, इसको लेके बहुत सारी सुगबुगाहट है, बहुत सारे जो बातचीत है आपस में मेंबर्स कर रहे हैं। एक सबसे और दुखद बात यह है कि जो कंटेस्टेंट्स हैं या जो मैं कहूं जो थोड़े जागरूक मेंबर्स हैं, वो भी इस मुद्दे पे मुझे नहीं मालूम कि क्यों चुप है। मुझ तक बहुत सारी बातें आती हैं, करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप ये बताइए, आप ये करिए, आप वो करिए, लेकिन खुल करके कोई नहीं बोल रहा है। इसका पीछे क्या राज है, क्या मंशा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन बीइंग ए मेंबर ऑफ द दिल्ली बार एसोसिएशन, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर उस ऑर्डर के तहत, हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये कार्रवाई नहीं हुई है, तो आज की डेट में मेरा सवाल है, आप खुद सोचना दोस्तों, कि क्या कोई मेंबर एलिजिबल है वोट डालने के लिए डीबीए में। उस प्रोसेस को अगर डिले किया गया है, 31 जुलाई के बाद वो प्रोसेस शुरू होगा, तो क्या इसकी प्रायर कोई परमिशन या कोई अप्रूवल ली गई है? और अगर अप्रूवल ली गई है तो क्या वो पब्लिक डोमेन में लाई गई है? मेरे नॉलेज में तो नहीं है। जहां तक मेरे पास इनपुट्स आ रही हैं, इस बात को लेकर जो सगबुगाहट थी वो बढ़ती जा रही थी। और आज की डेट तक मैं ये बता दूं कि एज पर द रिलायबल सोर्सेज, जो मुझे जितनी मेरे पास इनपुट है, मैं उस आधार पर कह सकता हूं। और ये डीबीए के जो ऑफिस बीयरर्स हैं उनको सुन भी लेना चाहिए, इस पर ध्यान भी देना चाहिए
कि अगर कल सोमवार तक इस बारे में कोई डिसीजन पब्लिकली नहीं आया कि भाई इस डिक्लेरेशन फॉर्म को कब भरना है, कब स्टार्ट होना है, कब एंड होना है, तो कल के बाद एक बहुत बड़ा एजिटेशन शुरू होगा और वो बड़ा शर्मनाक होगा। शर्मनाक मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, वो एजिटेशन किसके खिलाफ होगा? वो एजिटेशन उन लोगों के खिलाफ होगा जिनको हमने ही चुनकर भेजा है, जो हमारे ही बीच के लोग हैं, हमारे ही प्रतिनिधि हैं, हमारा ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर हम आज उनको गलत साबित कर रहे हैं तो इसमें हम भी कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं। ये हर मेंबर के लिए शर्म की बात होगी। और ये एक और फीदर लग जाएगा डीबीए के माथे पर, कि ये भी डीबीए के कार्यकाल में हुआ कि अपने ही लोगों ने अपनों के खिलाफ प्रदर्शन किया या एजिटेशन किया या उनके खिलाफ नारेबाजी की या कुछ किया। लेकिन ऐसा हो जाएगा अगर कल भी ये डिसीजन नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें कुछ लोगों को एक साजिश नजर आ रही है दोस्तों। उस ऑर्डर के तहत ये था कि अगर ये प्रोसेस विद इन टाइम शुरू नहीं किया गया और इसमें कोई डिले किया गया तो कंसर्न बार का डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो हैं वो उसको टेक ओवर कर लेंगे, बार को सारा कमांड उनके हाथ में चला जाएगा। तो लोगों में सुगबुगाहट ये है कि क्या ये मिली भगत करके ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि अपनी जो कमान है वो डीजे साहब को दे दी जाए और लोगों को वोट ना डालने का एक रीजन भी ना बताया जाए, उनको एलिजिबल ही ना रखा जाए। या अगर इसके तहत चलते हुए ये वोटिंग राइट भले ही अपनी मर्जी से बना लें, उस ऑर्डर की अवहेलना कर दें, उस ऑर्डर को सुपरसीड कर दे डीबीए, तो कल को क्या गारंटी है कि कोई भी आदमी जो इलेक्शन बाई चांस हार जाएगा वो इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएगा, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चैलेंज नहीं करेगा, इसको कंटेम्प्ट में नहीं ले जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या डीबीए ये चाहती है कि ये मामला लिटिगेशन में चला जाए? क्या डीबीए ये चाहती है कि लिटिगेशन में जाने के बाद किसी येन केन प्राक्रेन किसी भी तरीके से इलेक्शन 19 अक्टूबर को डीबीए में ना हो ताकि हम कुछ दिन और यहाँ सत्ता पे रह सके? क्या ये ऐसी कोई साजिश है? क्या इसके बारे में डीबीए के मेंबर्स को सवाल पूछने का हक नहीं है? दोस्तों सवाल बहुत है। मैं सिर्फ और सिर्फ किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी इंडिविजुअल पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का मखौल उड़ाया जा रहा है, जिस ढंग से मनमानी की जा रही है और जो क्रियाकलाप डीबीए कर रही है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। डीबीए मेंबर्स के दिमाग में एक शक पैदा करती है, एक सुगबुगाहट होती है, एक अब चर्चे होते हैं आपस में, फुसफुसाहट होती है। और ये फुसफुसाहट जब ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसका शोर मचना भी तय है। दोस्तों बात इतनी नहीं है। आम आदमी, मेरे जैसा आदमी जो बिल्कुल आखिरी पायदान का खड़ा हुआ एक नॉर्मल एडवोकेट है, वो किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, मींस किसी लिटिगेशन में, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए वो खुलकर मुखर विरोध कोई नहीं करता है, खुलकर मुखर बातें नहीं करता है, सच को कहने की जरूरत नहीं उठाता है, क्योंकि वो कहता है मुझे क्या लेना देना। उसकी सोच ये है। एक, इसके भी कई रीजन है। प्रेजेंट बैंक का इतिहास इस तरह का रहा है कि कुछ लोगों में उसको देखते हुए, उसको याद करते हुए भेद है, जिद है कि जो बाहर 30,000 कोर्ट प्रांगण में गोलियां चलवा सकती है वो एक सिंपल आदमी के साथ क्या नहीं कर सकती, इसको लेकर डर है। कोई लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, कोई नहीं चाहता कि मैं अपनी वकालत छोड़ूं, अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करूं, अपना जो मेरा डेली का रूटीन है उसको डिस्टर्ब करूं और मैं इस लफड़े में पढ़ूं, किसी की बुराई भलाई के चक्कर में पढ़ूं, किसी का विरोध करूं। इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। और ये अवॉइड करने की वजह बहुत सारी और भी हो सकती है। इसको लोगों ने, जो डीबीए के पदाधिकारी हैं, जो ऑफिस बीरर हैं, उन्होंने शायद ये सोच लिया है कि ये अगर मेंबर्स नहीं बोलते हैं तो ये जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। और जब आदमी अपने को परफेक्ट मान लेता है, कोई भी किसी लेवल का भी आदमी हो, तो समझ लीजिए कि वो विनाश की तरफ चलता है। देयर इज नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड।
वो छोटे छोटे इंस्टांस हैं, मैं उनको नहीं गिनवाना चाहता हूँ। इस वीडियो को बहुत लोग देखेंगे, बाहर के लोग भी देखेंगे। ये हमारी इंटरनल बातें हैं। और हम किसके लिए विरोध करें, सबसे बड़ी दुविधा ये होती है। जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे ही लोग हैं, इंपोर्ट करके लाए हुए लोग नहीं है। ये हमारे ही चुने, हमारे ही अपने प्यारे लोग हैं, जिनको हमने बहुत मेजोरिटी के साथ जिताया है। ऐसा क्या हो गया उस सिंहासन में, क्या है कि उसको छोड़ने में इतनी रस्साकसी चल रही है? ऐसा क्या चुंबक है उसमें? कितना वो वहां फाइनेंशियल उसमें कुछ गेन हो रहा है, या कितना रेपुटेशन बन रही है? समझ नहीं आता किसी के भी। क्या क्या डीबीए ने इस बात का ठेका उठा लिया कि जितनी भी शर्मनाक घटनाएं हैं वो इस प्रेजेंट बार से जुड़ जाए? दोस्तों, छुट्टियों से पहले चैम्बर्स को तोड़ने की बात हुई, कुछ चैम्बर तोड़े गए, कुछ चैम्बर्स का काम रोका गया, सील किए गए, कुछ लोगों को नोटिस दिए गए, उसको लेकर के हड़ताल हुई। सबने समर्थन किया। वो हड़ताल जुलाई में जब कोर्ट्स खुले तो भी हड़ताल कंटिन्यू रही, कई दिन हड़ताल रही। आप और हम सब उसके गवाह हैं और उसमें शरीक थे। उसको एब्सटेन ऑफ वर्क कहिए, उसको विरोध कहिए, उसको हड़ताल कहिए, वो अपने अपने ढंग से कान को इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बात एक ही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस हड़ताल को खत्म करवाने में मैं आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू द चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, जिनके इंटरवेंशन से डीजे के यहाँ बातचीत हुई, मीटिंग हुई, और वो मामला बातचीत से सुलटा। सवाल उठता यह है कि अगर वो 5 6 7 दिन के हड़ताल के बाद बातचीत से वो मामला सुलटा, अपने इतने सीनियर मतलब मेंबर को, अपने चेयरमैन वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को इंटरवेन करना पड़ा, और उनके इंटरवेंशन की वजह से ही मैं कहता हूं ये मामला सुलझ पाया। क्या बिना हड़ताल के ये फर्स्ट डे बातचीत नहीं हो सकती थी? क्या 5 6 दिन तक लोगों को वर्क फ्रॉम एब्सटेन फ्रॉम वर्क करके और काम से अलग हटा करके और एक बेवजह की एक रिफ्ट पैदा करके ये काम किया गया? और उसमें भी जहां तक मेरे पास इनपुट्स है, उसमें ये है दोस्तों कि डीबीए ने लिख कर दिया है कि हम ये जो नोटिस आपने दिए हैं या जो भी आगे इस तरह की कंस्ट्रक्शंस होगी, और कंस्ट्रक्शन नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बता रहा हूँ, कि इस तरह का कोई भी जो इलीगल काम होगा, इस तरह का जो कोई इलीगल काम होगा, तो वी विल टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन, एंड दैट रिपोर्ट ऑफ एक्शन टेकिंग रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड टू द डीजे। तो सर, सवाल उठता ये है, क्या क्या यहाँ हम इलीगल काम कर रहे हैं? क्या डीबीए के मेंबर्स अगर अपने बार अपने चैम्बर में रिनोवेशन कर रहे हैं तो वो क्या इलीगल है? व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलीगल? क्या चैम्बर को रिनोवेट करना, या जिसकी छत चूरी है उसको ठीक कर देना, या उसमें कोई पेंट डेंट कर देना, उसको वो इलीगल वर्क है? और बार को एक्शन अपने मेंबर के खिलाफ लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बार का निजी मामला नहीं है दोस्तों। उसकी रिपोर्ट डीजे को जाएगी। इट मींस डीजे विल बी द हेड ऑफ दिस बार। समझ से परे है दोस्तों। सोचना इस बारे में, कहां जा रहा है हमारा डीबीए, हमारी स्वायत्ता, हमारी निजी स्वतंत्रता, हमारा जो एटोनोमस पन है, वो कहां जा रहा है? कोई बोलेगा? बोलना चाहिए दोस्तों। और जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, मेरी उनसे खास रिक्वेस्ट है, आपने बहुत लंबा समय यहां दिया है डीबीए को, आपने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं, आप प्लीज इंटरवेन करिए। अगर कहीं कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो उसके खिलाफ बोलिए, उसको समझाइए उन लोगों को। दोस्तों, मैं किसी चीज पर कमेंट नहीं करना चाहता था, लेकिन बात चली है, अंदर आवेश बहुत है। अभी रिनोवेशन हुआ दिल्ली बार एसोसिएशन के ऑफिस का 30 जारी में, और रिनोवेशन के बाद शायद कुछ लोगों को, चंद लोगों को पता होगा कि डीजे साहब को बुलाया गया और उसका उद्घाटन करवाया गया। ये तो शुक्र है कि उसमें भी हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन एडवोकेट सूर्य प्रकाश खत्री जी को बुला लिया गया था। लेकिन
क्या औचित्य था जिन डीजे साहब के खिलाफ आप हड़ताल पर बैठे हैं, जिन्होंने इतना मनमानी की है, आप उनसे अपनी जगह का उद्घाटन करा रहे हैं? क्या डीबीए में सीनियर एडवोकेट्स नहीं थे? क्या डीबीए में ऐसे लोग नहीं थे जिनसे आप उनका उद्घाटन करा सकते थे? ये अगर काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन आ गए थे, डीबीए के प्रेसिडेंट थे, क्या वो एनफ नहीं था उद्घाटन करने के लिए? एक तरफ आप सीना जोरी करना चाहते हैं, एक तरफ आप लड़ना चाहते हैं, एक तरफ आप चाटुकारिता की हद पार करना चाहते हैं। ये दोनों काम एक साथ कैसे? आप ईस्ट में भी चलना चाहते हैं एक साथ, और वेस्ट में भी चलना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई डीबीए मेंबर नहीं कह रहा कि आप किसी जुडिशरी से रिफ्ट कीजिए या उनसे कोई ताल्लुकात खराब कीजिए, लेकिन उनसे ताल्लुकात अच्छे रखिए, उनसे एक बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण रखिए, लेकिन डीबीए की साख को गिरवी मत रखिए। डीबीए मेंबर्स की डिग्निटी को मेंटेन रखिए। दोस्तों, बहुत हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, अगर डीबीए मेंबर्स मेरी बात से सहमत हो, तो एक मैसेज मैं देना चाहता था अपने मेंबर्स की तरफ से, डीबीए के रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो लीडर्स हैं हमारे, जो चुने हुए नेता हैं, कि प्लीज ये जो डिक्लेरेशन प्रोसेस है, जो चुनावी प्रोसेस है, इसको स्टार्ट कर दीजिए, इसको विद इन टाइम, विदाउट किसी हौच पौच के, विदाउट किसी इफेंट बट के, इसको टाइम से, जैसे और बार्स में इलेक्शन हो रहा है, यहां भी करवा लीजिए। कहीं ये भी कलंक ना लग जाए कि इस बार ने अड़ंगे अड़ाए थे, इसलिए ये चुनाव लेट हुआ, या इसमें ये गड़बड़ हुआ, या इसमें ये परेशानियां हुई। आप हमारी परेशानियों को हल करने के लिए हैं, आप हमें सुविधा देने के लिए हैं, हमारे वेलफेयर के लिए हैं। आप हम पे हुकूमत के लिए नहीं है, आप हमें परेशान करने के लिए नहीं है, आप हमसे बाहर नहीं हैं, आप हमारे ही अपने हैं, और आप सदा भी नहीं रहने वाले हैं। कल आप जब पद पर नहीं होंगे, तब आप और हम इकट्ठे फिर बैठेंगे। अभी आप हमारे साथ बैठने में शर्म महसूस कर सकते हैं, लेकिन कल फिर हम इकट्ठे बैठेंगे। इस बात को मत भूलिएगा कि आप पहले एडवोकेट हैं, बाद में रिप्रेजेंटेटिव। ये एजिटेशन ना हो, इसकी पूरी कोशिश करिएगा। एजिटेशन होना एक शर्मनाक एक घटना होगी, और ये अपने आप में एक नया एक इतिहास वाली बात होगी कि अपने ही लोग अपने ही चुने हुए लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, या आवाज उठा रहे हैं, या कुछ कर। बस मेरी आज इतनी ही अपील थी। मैं मेरे पास ऑर्डर है, मैं ऑर्डर पढ़ सकता था, लेकिन मैंने, सबको पता है वो ऑर्डर जो 19 मार्च को 2024 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया था, उसकी अगर मैं फिर भी बस इतना बता रहा हूँ, जो पैराग्राफ 35 है, उसकी क्लॉज 11.11 को पढ़ लीजिएगा। उसमें बिल्कुल क्लियर है कि 31 जुलाई के बाद कोई इफेंट बट नहीं होगी, कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगी, और अगर कोई कुछ होता है तो वो कंटेम्प्ट ही माना जाएगा। इसका अंडरस्टूड है ये मामला, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। बस आज इतना ही। सॉरी फॉर दैट कि मेरी किसी बात से किसी को कोई बुरा लगा हो, लेकिन जो मेरे पास इनपुट्स थे, जो ट्रुथ मेरे पास आ रहे थे, जो मैं महसूस कर रहा था, जो आप दोस्तों महसूस कर रहे हैं, बस वही एलोबरेट करने की, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में, बहुत ही तहजीब याफ्ता वर्ड्स में मैंने कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि आप इस चीज को संज्ञान में लेंगे, और डीबीए मेंबर्स की भावनाओं को समझते हुए इस पे उचित कार्रवाई करें। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बाहर के, वो इस मेरे इस आग्रह को, इस प्रार्थना को थोड़ा सुन लें, इस पर ध्यान दे लें, और एडवोकेट्स की डिग्निटी को मेंटेन रहने दें, मेंटेन करके रखें। यही अपील है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।